नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति यानी 2025 पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक अध्यायवार एवं बिंदुवार संकलन। इस लेक्चर में देखते हैं जीएस जनरल स्टडीज के अंतर्गत समान अध्ययन पॉइंटर है समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत पूर्वालोकन सार जो निहित है इसको देखें तो भारतीय इतिहास होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसी को इस लेक्चर में कवर करते हैं। सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व, सामान्य विज्ञान, इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं परिस्थिति इस लेक्चर में शामिल होगा, यानी इस नोट्स में है पॉइंटर के रूप में। तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ध्यान दें कि समसामयिक घटना चक्र का नोट्स है और इसमें क्या है, पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक अध्यायवार बिंदुवार संकलन दिया गया, यानी इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कह सकते हैं कि संकलन या कलेक्शन है और सॉल्यूशन ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन को। तो सबसे पहला देखें भारत का संवैधानिक विकास से इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको पॉइंटर रूप में देखते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में देखें तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। भारत में उपनिवेशित शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, यानी एल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में। इसका उद्देश्य क्या था, जहां तक अदालतों की दंडिक अदालता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था इसका उद्देश्य। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन क्या है, यानी सही, ये दोनों ही सही है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था 3 फरवरी 1893 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। ध्यान दें, सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं अब तक प्रश्नों के हिसाब से इस पर हम देख रहे हैं, यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन नहीं थे कलेक्शन के रूप में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। सुमेलित है, यानी इसमें देखें कौन से सुमेलित हैं, यहाँ पर दिया गया सुमेलित करके ही। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 द्वारा। इंग्लिश मैसेंजरों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव उनके द्वारा पड़ी थी। तो भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की नींव किसी द्वारा पड़ी थी, तो इसमें 3 हैं। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 द्वारा, तीसरा प्राच्यविद एवं आग्लविद विवाद के द्वारा। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। इसके बाद देखें तो वो अधिनियम जिसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यानी केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद इसमें देखें तो यह बनता है, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत का राजस्व ब्रिटिश क्राउन संसद के नियंत्रण में आ गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था समाप्त की गई थी 1909 के अधिनियम मांटे मेलो सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन, यानी ये सारे कथन इसमें सही दिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, यानी रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। न्याय प्रशासन, स्थानीय सुशासन, भू राजस्व एवं पुलिस में से आरक्षित थे। तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस एक आरक्षित विषय थे। निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, तो यहाँ कथन दिए गए हैं।
उपयुक्त में सही कथन है तो केवल 2 यहाँ पर ये प्रश्न ही दे दिया है। तो यह आपका जो 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, यह गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये सही है। केंद्रीय विधानसभा के विनिर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए, तो 1926 का और 1945 के निर्वाचन जो है 1919 के शासन अधिनियम के तहत कराए गए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में शामिल किया गया था। इसके बाद इसमें देखिए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही कथन है, यानी ये सारे इसमें सही हैं। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों देशी रियासतों को मिला के एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल से बाहर यानी गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अधिनियम अखिल भारतीय महासंघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू करने का प्रावधान 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव क्या हैं? तो विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों एवं समवाचित नॉमिनेट किया जाना प्रस्तावित इसमें था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन और भारत के संघ का प्रस्ताव में भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है, तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन इसमें नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह अधिनियम जिसने बिहार के एक सदनी विधानमंडल को द्विसदनी बदल दिया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। बर्मा भारत से अलग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप जो है अलग हुआ था। अगला इसमें देखें तो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से जो अब तक पूछे गए प्रश्न उसको पॉइंट के रूप में देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह कि स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 तथा सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में से भारत के लिए संविधान की रचना तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी 1934 द्वारा। एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एन. बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू में से स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था एम.एन. राय द्वारा। संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है, यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में सही कथन है, तो ये सारे कथन इसमें सही है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य इसमें होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 1 लाख व्यक्ति पर, यानी निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या अनुपात में क्या 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
इसमें सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि। कथन दिया गया, इसको देखें तो कथन ए और उसका कारण बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। कथन सही है पर कारण गलत है, यानी कथन जो है यह सही है लेकिन कारण गलत है। बेवल का विचार ऐसा नहीं था भारत के बंटवारा को बचाने के लिए, जबकि ये पहला कथन सही, बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। इसके आगे देखें तो संविधान सभा के बारे में सही कथन है, ये सारे इसमें सही हैं, यानी 4 स्टेटमेंट संविधान सभा के बारे में दिया गया है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, जिसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यह बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। इसके बाद भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन क्या है, तो ये तीनों कथन सही। यह वैश्य मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है। ये कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी, ये भी सही। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, ये भी सही है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन देखें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सही है। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सज्जाद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सज्जाद सिन्हा ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, डॉक्टर सज्जाद सिन्हा जी थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा का संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना प्रथम बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा से चुने गए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए थे। ये ध्यान रखें कि अध्यक्ष तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे फ्रैंक एंथोनी थे, भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया है, यानी प्रथम मनोनीत उपसभापति। भारत के संविधान सभा प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। यहाँ कथन और कारण देखते हैं तो यहाँ देखें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, ये गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक के 2 दिन बाद किया गया था। इसके बाद देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित सही कथन देखें तो ये सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, यानी यहाँ देखें जवाहरलाल नेहरू की यानी पंडित नेहरू की उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया गया था। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन, 11 अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समन्वित होने की शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या 12 हो गई थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 और 18 दिन का समय लगा। सही सुमेलित कीजिए तो यहाँ सुमेलित करके इसमें दिया गया, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति की मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व T.V. कृष्णाचार्य जी कर रहे थे, यानी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णाचार्य जी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था, 17 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार B.N. राव जी थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव जी द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला इसमें देखें तो भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत अपनाया गया अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद कथन और कारण को देख लेते हैं तो ये दोनों सही है, यहाँ दिया गया आंसर।
नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में हकीकत में कौन से सही है? तो 1 और 2 इसमें सही हैं। 1 व 2 सही होने का मतलब दोनों ही सही है। यानी संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन घटनाओं पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखें सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले देखें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी सबसे पहले यह है। फिर इसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी, यानी पहला रहा। इसके बाद दूसरा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत और नियमित किया गया जो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी यानी 26 नवंबर 1949 था और 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्तियाँ लागू किया गया। तो इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 इसका। बी.आर. अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना से, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था? जन्म 1891, मृत्यु 1956 में हुई थी। सही कथन देखें तो इसमें सारे कथन सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। इसके बाद देखें तो यह कथन और कारण दिया गया। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक से स्पष्टीकरण नहीं करता है। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की कौन कहे थे? मौलाना आज़ाद जी ने कहा था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन भोगते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि, यह कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन है आइवर जेनिक्स का। संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का कहा था ग्रैनविले आस्टिस ने। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15 थीं। इसके बाद संविधान सभा की प्रमुख समितियों को देख लें तो यहाँ संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, यानी यहाँ संघ जो लगा हुआ है उसमें जवाहरलाल नेहरू ज़्यादातर थे। इसके बाद सही सुमेलित देखें तो संविधान सभा समिति और अध्यक्ष यहाँ पर है। तो मूल अधिकार जो बनी थी संविधान सभा समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संचालन समिति स्टीयरिंग समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति जो है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति देखें तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी थे। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस के मुंशी जी थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा में डॉक्टर बी. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी. अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। डॉक्टर बी. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, कुल 6 सदस्य इसमें थे। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे। तो मूल सदस्यों में देखें तो एन. गोपाला स्वामी अयंगर, के. एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान थे। नोट इसमें कि बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव था। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य को प्रारूप समिति में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। आगे इसमें देखें के. एम. मुंशी देखें संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित थे। संविधान निर्मात्री परिषद संविधान सभा की जनता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान के स्रोत देखें तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता जिस देश से लिया गया वो ब्रिटेन से। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित कनाडा से। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है कनाडा से। ध्यान रखें भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित कनाडा है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है इसमें।
पुनः इसमें देखते हैं तो देखें ये आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया? ब्रिटेन हमने देख लिया। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह कनाडा है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली जो भारत में है, जुडिशियल रिव्यू है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत में जो है वह भारत और यूएसए में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है, भारतीय संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था इसमें है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है असलियत से संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है, यानी डीपीएसपी जो आयरलैंड के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा के जो है संविधान से लिया गया है। इसके बाद राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए आयरिश गणतंत्र के संविधान से। सही सुमेलित इस प्रकार है, यानी इसमें सुमेल करके ही दिया गया है। मूल अधिकार यानी संवैधानिक प्रावधान और स्रोत का मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी की बीमर संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखें आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से लिया गया। विधि का शासन इंग्लैंड संविधान से, विधि और स्थापित प्रक्रिया जापान संविधान से अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद देखें इसमें राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रखता है कनाडा के संविधान से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थे कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुमेलित देखें यहाँ पर जो है प्रावधान और स्रोत हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के निश्चित तत्व आयरलैंड के संविधान से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। इसके बाद देखिए कथन और कारण दिया गया है, तो यहाँ पर ये दोनों ही सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया, इन दोनों सही पर व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो किसी से नहीं प्रेरित है। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान यूएसए यानी अमेरिका का है। इसके बाद संविधान के भाग अनुसूचियां अनुच्छेद को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट या टॉपिक है संविधान का। तो भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से मई 2025 की स्थिति के अनुसार कुल अनुच्छेद 471 हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे, तब वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद 395 ही है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची 12 हैं। भारतीय संविधान प्रारंभ में अनुसूची 8 थे। सही कथन देखें, सारे कथन इसमें सही हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया 22 भागों में। वर्तमान में गणना के अनुसार 25 भाग हैं। इसके बाद देखिए मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? वो है भाग 2 में। सही सुमेलित इस प्रकार भाग को हम देखें। संविधान का भाग 1 देखें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संविधान का भाग 4 का देखें मौलिक कर्तव्य है। संविधान का भाग 2 नागरिकता है। संविधान का भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व दिए गए हैं। सही सुमेलित में यहाँ देखें नागरिकता संविधान का भाग 2 है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है। मौलिक कर्तव्य देखें तो संविधान का भाग 4 ए है। संघ देखिए संविधान का भाग 5, राज्य संविधान का भाग 6 में दिया गया है। इसी प्रकार से सुमेलित देखें नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में दिया गया है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में दिया गया है। सही सुमेलित यहाँ पर देखें प्रावधान और संविधान के भाग के रूप में यहाँ पर है। राज्य नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। पंचायतें भाग 9 में। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र देखें भाग 9 में। नगरपालिकाएं 9A में। निर्वाचन 15 में। अधिकरण 14A में। सहकारी समितियां 9B में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में। आपात उपबंध देखें तो 18 में है। संविधान के भाग 18 में। भारत के महान्यायवादिक संबंध में उपबंध देखें तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया। भारतीय संविधान राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 में है। संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध जो है भाग 8 में दिए गए हैं। इसके बाद इसमें देखें तो यह आपका है हमारे संविधान का वो भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई, भाग 9 में। भारतीय संविधान भाग 3, 4, 6 और 11 में से वो भाग जो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का भाग 11 है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में है।
भारत के संविधान के संबंध में सही कथन देखें तो ये सारे सही इसमें हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 को में दी गई है। आपात उपबंध संविधान भाग 18 में दिए गए हैं। संविधान में संशोधन संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। इसके बाद देखें तो भारतीय संविधान की अनुसूची में वो अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली ही है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना तो संविधान की इस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को करती है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित करना, पहली अनुसूची में देख लिया। इसके बाद भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची से उपबंधित है, ये सारे कथन इसमें सही दिए गए हैं। इसमें देखें तो संघ के मंत्री इसमें संसद के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, संसद के सदस्य हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य के किसी मंत्री, राज्य के किसी मंत्रिमंडल के निर्वाचित अभ्यर्थी तथा किसी राज्य के विधान सदस्य को दिए जाने शपथ का प्रावधान इसमें। ध्यान रखें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इसमें शपथ से नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्राधिकरण का प्रारूप दिया गया संविधान के अनुच्छेद 60 में है। सही सुमेलित यहाँ पर देखें तो यह है संविधान की अनुसूचियाँ और विषय है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहत्था संबंधी उपबंध। 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का जो है विधिमान्यकरण है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है।